हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जैसे ही मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा आप लोगों के लिए वीडियो रिज्यूम कर दूंगा। तो मैं आज हाजिर हूं आप लोगों के बीच एक नई वीडियो सीरीज लेकर, जिसका नाम है स्टैटिक जीके सीरीज फॉर एसएससी जेई एंड ऑल एग्जाम्स 2023। आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर हेडलाइंस में लिखा हुआ है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेडली आस्क्ड इन एग्जाम्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियसली रिपीटेडली हमेशा एग्जाम्स में पूछते आए हैं सवाल में। ये सब क्वेश्चंस उसी का एक टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है आपके एग्जाम्स में। उसका कंटेंट, उसका वीडियो, उसके क्वेश्चंस लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो आप लोग कंसंट्रेट होकर इस चीज़ पर फोकस करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं प्रीवियसली एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं। तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे और इसे अपने कॉपी में साथ ही साथ नोट डाउन करते चलेंगे। और इसका जो PDF होगा लास्ट में मैं आपको अपने जो टेलीग्राम ग्रुप जो है इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स, वहाँ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए लेट के हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का एंशिएंट हिस्ट्री का सीरीज। तो सबसे पहला सवाल है उस क्वेश्चन को हम आपके सामने ला रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पिछले बार के CHSL के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो कश्मीर के राजाओं के बारे में बोलता है, उसके बारे में विस्तृत विवरण जानकारी आपको देता है। तो इसका ऑप्शंस है, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। ऑप्शन ए राजतरंगिणी, ऑप्शन 2 दीपवंसा, ऑप्शन 3 मेघदूतम, ऑप्शन 4 विनय पिटक। यही चारों ऑप्शंस हैं। आपको इसमें से सही ऑप्शन चूज करने होंगे कि कश्मीर में के राजाओं के बारे में किस ग्रंथ में चर्चा किया गया है, उसका विस्तृत जानकारी मिलती है। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका राजतरंगिणी। सही आंसर जो है आपका वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, जिसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है। यह बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसके बारे में पूछता है कि इसके राइटर कौन है। तो इसके राइटर जो हैं वो कल्हण है और कल्हण कश्मीर के राजाओं के बारे में पूरा विस्तार से इस बुक में बताए हैं। तो आपको यह आंसर जो है याद रखना है, अपने कॉपी में नोट कर लेना है, राजतरंगिणी। तो आगे इसके बारे में नोट पॉइंट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। राजतरंगिणी इट इज़ द बुक टेल्स अबाउट द किंग्स ऑफ कश्मीर रिटेन इन संस्कृत बाई कल्हण। राजतरंगिणी जो बुक है वह हमें कश्मीर के राजाओं के बारे में बताता है, जो कि संस्कृत में लिखा गया था और इसे कल्हण ने लिखा था। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे, कल्हण ये नाम याद रखेंगे। आपसे इस तरह से भी सवाल पूछ लेगा हु इज़ द राइटर ऑफ राजतरंगिणी, तो इसका आंसर आप कल्हण देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर इनमें से कौन था। तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है आपके राखीगढ़ी, बी लोथल, सी कालीबंगन, डी धौलावीरा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो है आपका कालीबंगन। कालीबंगा जिसे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में कालीबंगन लिखाता है। यह जो है आपके राजस्थान में है। ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का ये प्रमुख है पोर्ट रहा है कालीबंगन। यहाँ से बहुत चीज़ मिले भी हैं, उसके अवशेष भी आपको याद रखें कि वहाँ से क्या क्या मिले हैं। इसका भी एक वीडियो मैं लेकर आऊँगा, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। लेकिन ये चीज़ याद रखेंगे कि कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह शहर था, जो कि कालीबंगा शहर में था। और ये कालीबंगा शहर जो है राजस्थान में आता है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर, जो कि हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट इंडियन treatise on statecraft, economy policy and military strategy that was written in Sanskrit. Kautilya is traditionally credited as the author of the text. निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय आलेख है जो शासन कला, आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधारित एक प्राचीन आलेख है, जो कि संस्कृत में लिखा गया था तथा इस ग्रंथ का लेखक कौटिल्य को माना जाता है। इसके ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट ऑप्शन ऋग्वेदा, सेकेंड पुराण, थर्ड चरक संहिता और 4 अर्थशास्त्र। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ABC HSL CGL का पूछा हुआ सवाल है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये सवाल। तो आपको इसके बारे में जरूर बताना है
इसका जो आंसर है, राइट आंसर है, वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य के लिखा द्वारा लिखेगा ग्रंथ है। कौटिल्य का ही दोस्तों अनदर नेम है विष्णुगुप्त चाणक्य। हाँ, ये वही चाणक्य हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी थी, कूटनीति सिखाई थी, राजनीति सिखाई थी। इनके बारे में जान लेना है, इस पॉइंट को आपको लिखना है। अर्थशास्त्र ऐसे भी सवाल पूछते हैं, देखिए जैसे कि यूपीएमआरसी का पेपर हुआ था, उसमें यह सवाल पूछा गया था, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र। उसमें ऑप्शन थे कौटिल्य और भी अभी ऑप्शंस थे, तो उसमें कौटिल्य था, तो आपको राइट आंसर वही मानना था, कौटिल्य। कौटिल्य का ही अनदर नेम विष्णुगुप्त एवं चाणक्य है, तो आप इस चीज को भी याद रखेंगे। देखिए उनके बारे में एक नोट पॉइंट मैंने लिख दिया है नीचे कि चाणक्य आल्सो नोन एज विष्णुगुप्त एज वेल एज कौटिल्य। चाणक्य विष्णुगुप्त साथ ही साथ कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं। कौटिल्य द गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के भी गुरु रहे हैं, तो आपको यही याद रखना है। इनका ये जो नाम है विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य आपको लिख लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगता है ये चीज़। चलिए अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। द आर्कियोलॉजिकल साइट इनाम गांव इज सिचुएटेड इन। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं कर्नाटका, बी है उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। दोस्तों आपको इसका आंसर करना है कि पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है। ये जितने भी सीरीज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ ना, ये 90 दिन का जो सीरीज है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप यकीन माने जब आपके 90 दिन समाप्त होने वाले होंगे तो आपको यह बिलीव आ जाएगा अंदर से, अगर आप कंटिन्यू रहते हैं, कि आपके स्टैटिक्स क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। इस चीज़ की पूरी संभावना है कि क्वेश्चन इनमें से ही बनेंगे, और अगर आप इन सभी चीज़ों को देख कर जाते हैं तो स्टैटिक्स पे आपके अच्छे पकड़ बन जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वो है महाराष्ट्र। इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। इसका राइट आंसर महाराष्ट्र है, इसे आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है। तो उसका क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशियंट बुक रिटेन बाय बाणभट्ट। निम्न में से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है? बाणभट्ट एक ऑथर थे, बहुत ही फेमस ऑथर रहे हैं, तो इनकी एक प्राचीन पुस्तक है जो कि बहुत ही फेमस पुस्तक है। तो उसके ऑप्शंस है कादम्बरी, मेघदूतम, गीता गोविंदा एंड मृच्छकटिका। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, इसके बारे में आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है। इनमें से कौन सा बुक जो ऐसा है जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा कादम्बरी। दोस्तों कादम्बरी के बारे में मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि यह रोमांटिक नोवेल था जिसे संस्कृत में लिखा गया था बाणभट्ट जी के द्वारा। यह एक रोमांटिक नोवेल है जो कि संस्कृत में लिखा गया है, इस चीज़ को आपको याद रखना है कि रिटेन इन संस्कृत, ये संस्कृत में लिखा गया है, आपको इस चीज़ को भूलना नहीं है। और इसके जो लेखक हैं वो बाणभट्ट हैं। सीधा पूछता है कादम्बरी के लेखक कौन है, सीधा आपसे पूछ देगा कादम्बरी के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है बाणभट्ट। ये पूछा गया सवाल है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर जो आगे है। इसका यहाँ पे बुक देख रहे होंगे गीता थी मेघदूतम। मेघदूतम के जो राइटर हैं वो कालिदास हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि क्वेश्चन हमारा है मोहनजोदारो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो बहुत ही फेमस चीज़ है, जगह है, जिसको आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में आप पढ़ते होंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड्स। तो 21 नदी के तट पर स्थित है, ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर आपका है वो है सिंधु जो है वो आपका राइट आंसर है। इसका याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए और आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। व्हाट इज द ऋग्वैदिक नेम ऑफ द रिवर रावी जो नदी है उसका ऋग्वैदिक नाम क्या है? देखिए दोस्तों बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसमें नदी आएंगे और उनका ऋग्वैदिक नाम पूछेगा कि उनका ऋग्वेद में क्या उनका नाम देखने को मिलता है। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और एक वेद है आपका, एक और वेद है आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हाँ अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद जो है सबसे नया और सबसे प्राचीन वेद है, मतलब कि नवीन वेद है। सबसे बाद में जो वेद आया, सबसे अंतिम वेद जो है वो अथर्ववेद है। तो आपको याद रखना है कि रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका आंसर है
परुष्णी, याद रखेंगे पारुष्णी जो है इसका राइट आंसर है। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम पारुष्णी है, आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच स्टेट ए मैच्योर फेज हड़प्पन साइट सिचुएटेड कालीबंगन, किस राज्य में परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल कालीबंगन स्थित है? किस राज्य में परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल कालीबंगन स्थित है? आप सीधा सीधा सवाल समझिए कि कालीबंगा नामक जो स्थान है वो किस राज्य में है। तो हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके थे, पहला क्वेश्चन शायद था कि कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है और यह राजस्थान का बहुत ही प्रमुख स्थल है, इसे आप याद रखेंगे। पूछता है, बहुत सारे साइट्स हैं, जैसे ये सब साइट्स जो हैं वो आपको हमेशा पूछ लेते हैं कि किस राज्य में है, किस सभ्यता से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप याद करके जाएंगे और इसे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं आप देख लेंगे एक बार अपनी पुस्तक में कि क्या क्या इससे रिलेटेड पॉइंट है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, इन हाउ मेनी मंडल्स द ऋग्वेद इज डिवाइडेड, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है? देखिए दोस्त, तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि पूछ लेगा आपसे कि ये वेद है इसके कितने मंडल हैं, साम वेद है उसके कितने मंडल है, बहुत सारे मंडल पूछ लेते हैं। तो आपको ऋग्वेद का बहुत ज़्यादा पूछने को देखने को मिलता है। तो उसका क्वेश्चन यहाँ पे है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो याद रखेंगे इसका जो मंडल 10 है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ये भी ध्यान दें किसके बारे में पूछा है, ऋग्वेद के बारे में पूछा है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सूत पिटक, निम्नलिखित में से कौन सा सूत पिटक का एक भाग है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका आंसर ऑप्शन है सुनिएगा, धम संगिनी, मजिम्मा निकाय, दीपवंश, मनुस्मृति। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पूछ रहा है कि सूत पिटक का कौन सा एक पार्ट है, कौन सा एक भाग है निम्नलिखित ऑप्शन में से, तो आपको चूज करना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो उसका राइट आंसर जो है वो है मजिम्मा निकाय। मजिम्मा निकाय जो है सूत पिटक का एक भाग है। इसके 4 भाग हैं, 4 तो उत्तर निकाय भी करके भी कुछ भाग हैं, तो उसे आप देख लीजिएगा एक बार। अंगुत्तर निकाय करके कुछ विभाग है उसको देख लीजिएगा, जो कि न्यूमेरिकल से न्यूमेरिक वर्ड से रिलेटेड है। आप उसे एक बार सर्च मारकर देख लेंगे कहीं गूगल वगैरह पे। लेकिन ये जरूर याद रखेंगे कि जो मजिम्मा निकाय है वो सूत पिटक से संबंधित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर जो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। इन विच स्टेट इज द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ सुरकोटदा सिचुएटेड, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये बहुत फेमस वर्ड है, इसे आप याद रखेंगे, इसे भूलेंगे नहीं आप। पूछा गया सवाल है, मैं इसे 2-3 बार पेपर में देखा हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को यहाँ पर लाया हूँ आपके सामने। जो आपसे पूछा है पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है, सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो है गुजरात। आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर है गुजरात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज द साइट ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदड़ो लोकेटेड? दोस्तों मैंने भी पीछे बताया था मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो जो है भी वर्तमान भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान प्रांत में है, पाकिस्तान के एक प्रांत में है। वही पूछ रहा है कि वह पाकिस्तान के किस प्रांत में है। मोहनजोदड़ो जो एक प्राचीन सभ्यता स्थल रहा है और है, वह किस प्रांत में है, पाकिस्तान के किस प्रांत में है? ऑप्शन है आपके बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है सिंध। ये मोहनजोदड़ो जो है पंजाब के सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो पंजाब के सिंध प्रांत में है। मैंने अभी बताया था मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है मृतकों का टीला, माउंट्स ऑफ डेड। आपको याद रखना है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, नीचे में आप देखेंगे मोहनजोदड़ो अर्थात मृतकों का टीला, माउंट्स ऑफ द डेड मैन। याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका स्क्रीन पे है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन एरा साइट्स हैज द एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड्स बीन फाउंड? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले खेत के प्रमाण मिले हैं? आपको इस सवाल सीधे तौर पर ऐसे पूछेंगे कि किस हड़प्पा युग के स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो आपको याद रखना है, इसके ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, हड़प्पा, चन्हुद्रो। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसका ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, हड़प्पा, चन्हुद्रो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कालीबंगा, जो कि आपके राजस्थान में पड़ता है। आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे एविडेंस आपसे पूछ लेते हैं कि यार मतलब कि चन्हुद्रो से क्या मिला, फिर क्या बोलते हैं इसे, रोपड़ से क्या मिला, कालीबंगा से क्या मिला। बहुत सारे सवाल ऐसे पूछ लेते हैं आपसे, लोथल से क्या मिला। तो आपको इस चीज़ का याद रख के जाना है कि कहाँ से किस चीज़ के प्रमाण मिले हैं। इस तरह के भी आपको मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने हैं।
तो यहाँ पे जो आपका जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं वो कालीबंगन से मिले हैं, जो कि राजस्थान में, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज नोन एज पुरुषनी इन द वैदिक पीरियड। निम्नलिखित नदियों में से किसी वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था या जाना जाता है। तो इसका ऑप्शंस है रावी, चिनाब, सतलज, ब्यास। आपके स्क्रीन पे जो 4 ऑप्शंस है आपको दिख रहे होंगे। तो इसका सही आंसर जो है वो है रावी। रावी नदी को ही पहले वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता रहा है। आपको याद रखना है इस चीज़ को। देखिए बहुत सारी नदियाँ हुई जिनको वैदिक काल में बहुत सारे नाम से बुलाया गया, तो उसी के लिए मैंने एक शॉर्ट नोट्स के तौर पे नीचे लिख दिया है, उसको आपको याद रखना है। देखिए इस साइड में रिवर है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है वो उसके वैदिक काल में नाम है। तो पहला जो है गोमती, जिसे वैदिक काल में गुमल बोला जाता था। सेकेंड रावी, जिसे पुरुषनी बोला जाता था। तीसरा सतलज, जिसे सुतुद्री बोला जाता था। चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इंडस, जिसे सिंधु नदी के नाम से जाना जाता था। पांचवा आपको ब्यास नदी, जिसको बीपस के नाम से जाना जाता था। आपको याद रखना है बीपस, ये बीपस याद रखना है आपको। फिर आगे देखिएगा झेलम, झेलम जिसे बितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है कि झेलम नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। तो बितस्ता याद रखना है, बितस्ता इसका जो है वैदिक काल में नाम था। जैसे पुरुषनी रावी नदी का नाम था, वैसे झेलम बितस्ता नदी का नाम था। फिर घग्गर, घग्गर का दृष्टवती नाम है इसका। सरस्वती नदी का सरस्वती, ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो आपके 6-7 नदी के मैंने आपके वैदिक काल के नाम दिखाए हैं और याद करवाए हैं, इससे आपको याद रख लेना है। और पीडीएफ इससे जरूर आपको इसे पढ़ना है, वहाँ से फिर से आपको एनालिसिस करना है कि क्या किसके आंसर्स थे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। The words सत्यमेव जयते, the word सत्यमेव जयते on the state emblem has been taken from which उपनिषद। राजकीय प्रतीक पर शब्द सत्यमेव जयते किस निषद से लिया गया है। राजकीय प्रतीक पर, मैं रिपीट कर देता हूँ, राजकीय प्रतीक पर शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन है कथा, प्रश्न, केन, मुंडक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुंडकोपनिषद। आपने सुना होगा कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर मुंडकोपनिषद है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मैं डबल स्टार मार रहा हूँ और डबल स्टार दे रहा हूँ, आपको याद रखना है ये मुंडकोपनिषद। तो दोस्तों इस तरह के जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जरूर प्रैक्टिस करके जाएं सब क्वेश्चन का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए दोस्तों मेरा काम है आपको मतलब सही क्वेश्चंस की तरफ दिखाना, मार्क पे ले जाना, और पढ़ना काम आपका है। जितना प्रैक्टिस मैं आपके लिए कर रहा हूँ ना, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको अपने लिए करना है। अगर आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं तो आपकी ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़े मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, जो आपके जिसके खामियाजा आपको इन फ्यूचर भुगतना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जो ऑन दी स्क्रीन है, मैं उसको आपको सामने पढ़ के दिखाता हूँ। द कलेक्शंस ऑफ वैदिक हाइम्स और मंत्राज आर नोन एज। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है। वैदिक भजन या जो मंत्र होते हैं उनके संग्रह को एक नाम से जाना जाता है। तो उसके ऑप्शंस है ज्ञाति, संहिता, बाली और विधाता। तो इसका जो राइट आंसर है आपको मारना है, और इसे आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे, और अगले वीडियो में मैं उसे बताऊंगा, लेकिन तब तक आप इसे कमेंट बॉक्स में खुद से मारेंगे कि इसे क्या किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, चलिए मैं बता ही देता हूँ। इसका आंसर जो है संहिता है, ठीक है, संहिता इसका राइट आंसर है। जो कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स और मंत्राज है उसे हम संहिता के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज लॉर्ड महावीरा बोर्न। भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था। भगवान महावीर को आप सभी जानते होंगे, तो पूछा गया है कि उनका जन्म किस राज्य में हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार एंड गुजरात। तो इसके जो राइट आंसर है वो है बिहार। आपको याद रखना है बिहार। बिहार के कुंडलपुर, जिसे वर्तमान में आज कुंडग्राम के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म महावीर भगवान का जन्म वहाँ हुआ था। तो आपको यही साइट जगह भी याद रखना है, कुंडलपुर कुंडग्राम जो वर्तमान में जाना जाता है, तो उनका जन्म वहाँ हुआ था। और समाधि स्थल इनका पावापुरी में है, वो भी आपको याद रखना है कि वहाँ उनका मतलब प्राण का दैहिक हुआ था, वो भी आपको याद रखना है। भगवान महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें से पहले जो है ऋषभदेव, और आपको कुछ ऋषभ मतलब तीर्थंकर को याद रखना है। पहले ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें भगवान महावीर,
इनको जरूर आपको याद रखना। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि महावीर जो कि 24वें तीर्थंकर हुए और अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म कुंडलपुर में हुआ, जो कि वर्तमान में आज कुंडग्राम बिहार में जाना जाता है। और देखिए भगवान महावीर को एक और नाम से जाना जाता है वर्धमान, जिसका मीनिंग होता है वन हु ग्रोज, जो हमेशा बढ़े। भगवान वर्धमान, जिसकी वृद्धि हो उसे वर्धमान कहते हैं। और भगवान स्वामी महावीर का दूसरा नाम जो था वर्धमान था। तो आपको याद रखना है कि 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। फर्स्ट ऋषभदेव जी और 23वें पार्श्वनाथ, 24वें भगवान महावीर। तो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जैन टेक्स्ट containing the biographies of the Jain Tirthankars, most notably पार्श्वनाथ एंड महावीरा। देखिए पार्श्वनाथ जी का यहाँ पे नाम आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर के हैं? इसके ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। उत्तराध्ययन, आदि पुराण, महापुराण, कल्पसूत्र। आपके क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर दिख रहा होगा, तो इसके ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। आपको बताना है उत्तराध्ययन, आदि पुराण, महापुराण और कल्पसूत्र। तो इसके जो राइट आंसर है वो है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र एक बायोग्राफी मतलब एक बुक है जो कि जैन तीर्थंकरों का बायोग्राफी कंटेन करता है, उनकी जीवनी पर आधारित है। वो सारे तीर्थंकर की वहाँ जीवनी सम्मिलित है, जिसे कल्पसूत्र एक संग्रह माना गया है। तो ये कल्प संग्रह में सभी जो तीर्थंकर उनकी जीवनी का विश्लेषण है, तो उसे कल्पसूत्र में लिखा गया है। और इसके बारे में कुछ नोट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दूं। जो मैंने अभी बताया था आपको कि 24 तीर्थंकर हुए, उनमें प्रथम जो हुए ऋषभनाथ, 22वें जो थे नेमिनाथ, 23वें जो हुए पार्श्वनाथ और अंतिम और 24वें भगवान महावीर स्वामी। तो आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है, आपको लिख लेना है, कहीं कॉपी में नोट कर लेना है। बहुत ज़्यादा पूछा गया सवाल है। फर्स्ट पूछ लेगा, 22वां पूछ लेगा, 23वां पूछ लेगा और 24वां पूछ लेगा। तो आपको इन चारों में याद करना है और कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी द टर्म जीना मीन व्हाट? जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों जैन एक शब्द है, जीना एक शब्द है जिसमें जैन दर्शन के अनुसार उसका कुछ मीनिंग है। तो उस मीनिंग का मतलब आपको बताना है। ऑप्शन है आपको लॉर्ड भगवान, बी फ्री फ्रॉम फेटर्स बंधनों से मुक्त, सी वर्दी योग्य, डी द कन्क्यूरर मतलब विजेता। तो जीना शब्द का जो अर्थ है वो होता है कन्क्यूरर। जीना जैन सेम वर्ड है, उसका अर्थ होता है विजेता, जीतने वाला। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ये भी क्वेश्चन सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और अपने 20th क्वेश्चन की ओर। एट वन स्टेज इन द वैदिक एज द किंग वाज कॉल्ड गोपति विच मींट व्हाट? यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा है बीच काल के वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या है? दोस्तों वैदिक काल में राजा को गोपति कहा जाता था, तो गोपति का अर्थ यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो उसके ऑप्शंस मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ब्रह्मांड का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द पीपल लोगों का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द लैंड भूमि का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द कैटल मवेशियों का स्वामी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। इतना तो आप जरूर कर सकते हैं कि इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर ड्रॉप करेंगे, तभी आप पता खुद से कर सकते हैं कि आप खुद से सर्च कर रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ये तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आप कितना पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे हमें। तो और अगर देखिए नीचे मैंने कुछ लिखा है, लाइक एंड शेयर टू द नीडी, जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाएं। दोस्तों यह वीडियो जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसे जरूर पढ़ें, नहीं होता 1 से 2 बार पढ़ें और उनमें जरूर शेयर करें जो मतलब जिनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रखता है। और मुझे लगता है कि ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों को, तो प्लीज़ मस्ट वॉच। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूँ। चलिए बाय।